नमस्कार, अमर उजाला.com पे आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा और आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव की। जी हां, घोसी सीट पर उपचुनाव होना है और सवाल ये है क्यों हम इस पर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि वो सीट चाहे सत्ता पक्ष हो यानी कि बीजेपी और विपक्ष के तमाम दल, उनके लिए क्यों कांटे की टक्कर बन गई है और क्यों उस सीट पर पूरे प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। वजह क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे और क्यों सबकी कोशिश है उस सीट पर उपचुनाव जीतने की, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके राजनीतिक समीकरण, कारण क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं और इन दोनों से ही हम जानेंगे कि आखिर ये जो लड़ाई कांटे की हो गई है और एक उपचुनाव में एक विधानसभा की सीट के लिए ऐसी स्थिति क्यों हुई है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, घोसी की जो सीट है वो नाक की लड़ाई क्यों बन गई है सबके लिए। एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ आप कहें तो एक तरीके से पूरा इंडिया गठबंधन ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए घोसी के लेके मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। घोसी बेसिकली शुरुआत में अगर देखा जाए तो कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। झारखंड राय वहाँ से 3 बार लगातार विधायक जीते थे, लेकिन उसके बाद 96 से आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फग्गू चौहान ने उसको गढ़ बना दिया था और लगातार वो वहाँ पर 2012 तक विधायक रहे। 2012 में जरूर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने फिर यहाँ से सीट जीती थी और जब गवर्नर बना के उन्हें भेजा गया तो उसके उपचुनाव के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विजय राजभर ने वहाँ से जीत दर्ज की थी। अब घोसी बेसिकली ये दोनों पक्षों के लिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से लोकप्रिय मुख्यमंत्री और भाजपा का जो गढ़ बन चुका है उत्तर प्रदेश, वहाँ योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये घोसी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी के लिए जो सत्ता वापसी में आने की आगे कोशिश कर रही है, घोसी में उनका विधायक पहले सुधाकर सिंह रह चुके हैं, तो वापस वह भारतीय जनता पार्टी से सीट छीनना चाहती है। देखिए, घोसी में बसपा ने इस बार अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो इस बार ये बड़ा मामला होगा कि बसपा का जो वोटर है और किसी को समर्थन भी नहीं दिया है बसपा ने, तो वो कहाँ जाता है। क्या वो भाजपा के साथ जाएगा या योगी या समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से घोसी में समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है घोसी में अभी 3 लोगों की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। योगी सरकार के जो मंत्री है अरविंद शर्मा, वो खुद घोसी से आते हैं, उन्हें घोसी की जिम्मेदारी दी गई है कि आप घोसी में रहिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा राजभर वोट बैंक की भी एक बड़ी भूमिका है, जिसमें समाजवादी पार्टी के रामअचल राजभर भी चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो को वहाँ से पूरा वोट मिले राजभर समाज का। और ओम प्रकाश राजभर जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आएगा समाजवादी पार्टी को छोड़कर, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई। कहा जा रहा था कि चुनाव के पहले उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा योगी सरकार में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहा गया है कि पहले आप घोसी सीट जितवा कर आइए, फिर आपको मंत्री बनाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि घोसी चुनाव में सबकी प्रतिष्ठा बहुत दांव पे लगी है। सबसे बड़ी बात है घोसी में, एक बड़ी बात यह है कि वहाँ मुख्तार अंसार परिवार का भी एक दबा रहा है और उनका बेटा मुख्तार जी के बेटे ने 2018 के चुनाव में 80,000 वोट लिए थे। तो वहाँ मुस्लिम एक भी बड़ा वोट बैंक है, बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है और इसके अलावा जाता है। अब ये मुझे लग रहा है कि अभी मुख्तार नकवी के जो अंसारी के जो भतीजे ने अभी जो विधायक है वहाँ से, उसने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। तो ऐसे में वैसे मुझे लग रहा है कि फिलहाल समाजवादी पार्टी का पल्ला भारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस हिसाब से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर कमान संभाली है, चुनाव बहुत दिलचस्प है और कांटे की टक्कर हो रही है। कांटे की टक्कर हो रही है। लेकिन मैं आपसे सर एक चीज़ समझना चाहूँगा, जिस तरीके से सर ने कहा, मैं वोट बैंक पर बात करूंगा, आप दोनों से ही बात करूंगा, लेकिन पहले मैं समझना चाहता हूं इस चुनाव को क्या इस तरीके से देखें, एक तरफ तो बीजेपी है, दूसरी तरफ जिस तरह से सभी दलों ने एक एक करके समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया, शुरुआत कांग्रेस ने की, क्या घोसी से ही ये तय होगा कि इंडिया और बीजेपी का जो लिटमस टेस्ट एक तरीके से वो यहीं से शुरू हो जाएगा दिखना? वास्तव में बहुत आपका जो सवाल है वही सवाल का जवाब भी है, क्योंकि इस सवाल का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि शायद यही स्थिति है, और शायद नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए कि दिख जरूर रहा है समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी, लेकिन समाजवादी पार्टी के को सबका समर्थन है, इंडिया में जुड़ी हुई सभी पार्टियों का समर्थन है। इसके बाद जो एनडीए में गए, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, वो पार्टी टूट गई है इसी नाम पर कि वो बीजेपी में गई है। तो जो टूटा हुआ धड़ा है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय स्तर पर इंडियन पीपल्स फ्रंट करके जो दारा जी की पार्टी है, उनका, जिनका बुनकरों में बहुत पैठ है, उनका भी समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला है। यानी जो सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो राजनीति होती है उसके हिसाब से एक बंटवारा तो दिखता ही है कि समाजवादी पार्टी के गिर्द और बीजेपी के गिर्द। और इसमें बहुत सही बात समीर जी ने कही कि मायावती जी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, तो उनके वोटर का रुख क्या होगा एक बड़ा फैक्टर है। और आमतौर पर उत्तर प्रदेश में ये देखा गया है कि मायावती जी का एक साइलेंट सपोर्ट बीजेपी की ओर होता है, क्योंकि मायावती जी की राजनीति में आज भी उत्तर प्रदेश में
पहला प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है, बीजेपी दूसरा प्रतिद्वंदी है। ये लेकिन अभी मुखर होकर पत्ते बीएसपी ने खोले नहीं है सर। जी, इसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि मायावती जी के लिए पहला प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी है और दूसरा बीजेपी है। ऐसा वो अक्सर जब समय समय पर उन्होंने इसको दिखाया भी है, बताया भी है, तो उस हिसाब से वो बीजेपी के फेवर में जा सकते हैं। लेकिन अपने वोट बैंक में मायावती जी की इस प्रवृत्ति के कारण वोट बैंक में पकड़ भी ढीली हुई है, ये भी एक सच्चाई है। तो इसका मतलब है कि वो वोट बैंक छिटकेगा भी, ऐसा नहीं कि पूरा एक पार्टी को जाएगा। लेकिन इंडिया बनाम एनडीए की लड़ाई का एक प्रदर्शन जो है मऊ में ठीक वैसे ही दिख रहा है। मैं उदाहरण दूंगा कि जब गोरखपुर और फूलपुर उसके समय में जो बाई इलेक्शंस हुए थे और उसकी बुनियाद पर वो प्रयोग को मान करके सपा और बसपा एक साथ आई थी और लोग बोलते हैं कि वो असफल रहा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन मैं मानता हूं कि 15 लोकसभा सीटों का जीतना भी सफलता थी। बीएसपी को 10 सीटें मिलना आज भी चमत्कार होगा। उस समय जो जीती थी वो उस गठबंधन के कारण ही जीती थी, तो वो सफलता थी, लेकिन बहुत लोग उसको विफलता मानते हैं। तो वो एक प्रयोग हुआ था। यहाँ भी वो प्रयोग देखा जाएगा कि इंडिया अगर बीजेपी को हरा देती है तो एक पूरे देश में एक वेव पैदा होगा कि ये तरीका है, इस तरीके से बीजेपी को हराया जा सकता है। एक पॉइंट है। एक और पॉइंट मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहता हूँ बगैर आपके सवाल के, कि वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो अंदरूनी खींचतान है उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी स्वयं इस सीट को जीतना नहीं चाहते और अपनी पार्टी को वो हारते देखना पसंद करते। मेरी बात से सहमत होना आसान नहीं है क्योंकि इस बात के सबूत नहीं दिए जा सकते ऐसी बातों के, लेकिन अरविंद शर्मा जी उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उन पर उन हार का ठीकरा फोड़ा जा सकता है, एक बात। और दूसरी बात है कि बाई इलेक्शंस में पॉलिटिकल मीनिंग ये है कि बाई इलेक्शंस में जब समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो बीजेपी उसको एक तरह से दिग्भ्रमित करती है कि कैसे जीती। तो सवर्ण उम्मीदवार देकर के समाजवादी पार्टी जीत रही है, तो समाजवादी पार्टी इससे ऐसा टेक अवे ले कि सवर्ण के साथ उनको कोई एक राजनीतिक तालमेल बनाना चाहिए। तो बीजेपी ये चाहती है कि करे समाजवादी पार्टी ऐसा, ताकि जो दलित और ओबीसी के बीच एक मुश्त जो वोट बैंक में उनका दखल हो सकता है वो टूटे। तो दिग्भ्रमित हो समाजवादी पार्टी, इसलिए भी स्वयं हारने में उनकी दिलचस्पी लगती है, ऐसा अंदर के राजनीतिक लोग जो जुड़े हुए हैं उन आकलन कर रहे हैं। सर, टूटेगा दलित वोट बैंक, मायावती की तरफ से तो कोई पत्ते खोले नहीं गए हैं। खास करके मुस्लिम वोट बैंक की बात करें, घोसी में, मऊ जिले में बड़ा वोट बैंक है। अखिलेश यादव भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस एक तरफ समर्थन कर देती है, वाम दल एक तरफ समर्थन कर देते हैं, कोशिश बीजेपी की है। और जिस तरह से सर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर की जो कलह है बीजेपी की वो भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो इस सूरत में क्या फ़ायदा होगा अगर वोट बैंक छिटकता है तो? देखिए, मुझे लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो बल्क में समाजवादी पार्टी को जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती भी है कि मुसलमानों का वोट बैंक उन्हें मिलता नहीं है, वह दूसरे विपक्ष को ही मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का उससे बहुत ज़्यादा उस पर फोकस है भी नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि मायावती का जो वोट बैंक है वहाँ पर जो दलित है और पिछड़े वोट है वो किस तरफ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब से लगातार दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए वहाँ काम किया है और जो योजनाओं का जो उन्हें लाभार्थी लाभ मिला है, घोसी के बारे में तो खास रूप से आप कहना चाहता हूँ कि खास तौर से ये फोकस किया गया है कि जो प्रधानमंत्री की जो योजना रही केंद्र की, उसके जो लाभार्थी है उनसे वन टू वन संपर्क किया जाए और उसको वोट में कन्वर्ट किया जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दलितों का एक बड़ा वोट बैंक, पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक, वो जो है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। क्योंकि अखिलेश ने भले ही पीढ़ी की बात करते हैं और अखिलेश की जिस तरह की राजनीति रही है 2012 से लेके 2018 तक 17 तक मुख्यमंत्री के रूप में, उसमें दलितों का बहुत बड़ा योगदान नहीं था, जो पिछड़ा जो मायावती का वोट बैंक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मायावती का वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाला है। जहाँ तक भाजपा के अंदरूनी कलह की बात है, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में किसी तरह की चुनौती नहीं है। एक छत्र सब सर्वमान्य नेता है और जब चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो उसमें संघ, संगठन और सरकार तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। तो घोसी में भी राष्ट्रीय सेवक संघ पूरी ताकत से जुटा हुआ है, संगठन भारतीय जनता पार्टी का एकजुटता के साथ जुटा हुआ है और सरकार के जो काम है वह भी साथ में जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अंततोगत यह चुनाव जीत लेगी, टक्कर होने के बाद भी। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर समझना चाहूँगा, जिस वोट बैंक की बात सर भी कर रहे हैं कि छिटक सकता है, अगर मैं देखूँ जिस तरह की बातें सामने आती हैं, सुधाकर
सिंह की बात करें, उनके ऊपर आरोप है एक दलित की हत्या का, इस तरह के आरोप से भी वो उन पर लगे हुए हैं। तो ऐसे में दलित वोट बैंक में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी होगी। और दारा सिंह चौहान को लेकर के भी मैं समझना चाहूँगा कि एक पार्टी से थे, वहाँ से चुनाव जीता, फिर इस्तीफा दिया, फिर उपचुनाव हो रहा है, तो इस सूरत में फिर वही वोटर किस तरीके से जुड़ेगा सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में आदर्श जी दल बदल करना कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई निर्णय मतदाता निकाल ले। भाई सोहेल देव पार्टी जो है राजभर जी की पार्टी है, अब उनके दल बदल पर क्या कहेंगे? तो और दूसरी पार्टियों का भी है, तो दल बदल फैक्टर मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, जातीय लामबंदी जो है, आपका ये सवाल महत्वपूर्ण है कि प्रत्याशी पर दलित उम्मीदवार की हत्या का आरोप है, तो ये बात हावी होगी या कि दलितों की नुमाइंदगी कर रही राजनीतिक दलों का प्रभाव हावी होगा? दलित एक ऐसा वोट बैंक है, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिस्से दलितों का ज़्यादा संख्य वोट बीजेपी के पास है, रिजर्व सीटें भी बीजेपी के पास हैं। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि दलित रिजर्व सीट पास होना एक अलग बात है, क्योंकि रिजर्व सीट निकलता है गैर दलितों के वोट से। दलित सीट जरूर रिजर्व है लेकिन निकलता है गैर दलितों के वोट से। मगर ऐसी सीट पर कि जहां दलित प्रभावकारी होते हैं वहाँ दलितों की भूमिका बनती है, तो उसमें दलितों के वोटों का बंटवारा है, ये भी तय बात है। और पिछड़ों में भी बंटवारा है, अति पिछड़ा और पिछड़ा। तो अति पिछड़ा वर्ग को बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है इस बीते कुछ समय में, लगातार छोटे छोटे दलों को जोड़ रही है, तो उसकी भी परीक्षा जो है घोसी में होगी। इसलिए मैं इंडिया की बात कर रहा हूं कि इंडिया बनाम एनडीए है, तो वो सारे चीज़ जो समीर जी जो कह रहे हैं कि दलित वोट उनको मिलेगा और कांटे की टक्कर में बीजेपी जीत सकती है, जीत जाए तो भी एक निष्कर्ष निकलता है बीजेपी की तरफ से कि इंडिया को फिर और कौन सा फार्मूला अपनाया जाए कि बीजेपी को या एनडीए को हराया जाए। लेकिन मुझे लगता है जो कांटे की टक्कर है, मैं थोड़ा सा समीर जी से उलट बोलता हूं कि इस बार बीजेपी का जीतना वहां मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है घोसी में। तो घोसी में अगर इंडिया जीत जाता है तो निश्चित रूप से पूरे देश में मैसेज जाएगा कि एकजुट होकर के 1-to-1 कैंडिडेट देकर के जो परास्त करने की पॉलिसी 2024 के लिए जिस पर विचार हो रहा है, उसको फॉर्मुलेट करने का, मूर्त रूप देने का एक उसमें तेजी आएगी और इंडिया गठबंधन और स्ट्रांग होगा। उस फॉर्मूले का टेस्ट हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? प्रेम सर का कहना है कि बीजेपी के लिए जीतना फिलहाल वहाँ मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब मैं इसको समझना चाहूँगा, क्या वाकई अगर ये जीत हो जाती है तो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा रास्ता खुल जाएगा 2024 को लेकर? नहीं, मुझे लग रहा है कि एक उपचुनाव जीत और हार से 2024 का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये विधानसभा का उपचुनाव है। 2024 लोकसभा का चुनाव होगा, जहां प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होगा। तो ऐसा कई बार होता है कि उपचुनाव क्या विधानसभा चुनाव हार जाते हैं और 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव में सारी की सारी सीटें जीत जाते हैं। अब देखिए 2018 में मध्य प्रदेश बीजेपी हार गई थी, राजस्थान हार गई थी, छत्तीसगढ़ हार गई थी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में तो सारी की सारी सीटें राजस्थान की 25 की 25 भाजपा ने जीती, मध्य प्रदेश की 29 में 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उपचुनाव को ये नहीं आका जा सकता आकलन कि भाई उपचुनाव जीत रहे हैं तो चुनौती के रूप में पेश किया जा सकता है। हाँ, ये एक जरूर होता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और जो दूसरे दल साथ में जुड़े उनके अंदर एक उत्साह का संचार होता है और ये बात मान लेते हैं कि हाँ, हम इकट्ठे हुए, इसलिए हमने एक बड़ी पार्टी को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को, बड़े संगठन की पार्टी को हमने हरा दिया है। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता एनर्जेटिक होते हैं और उन्हें एक उम्मीद बनती है कि इसी तरह से हम अगर मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है कि 2024 का परिणाम इसके विपरीत आ सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता बहुत समझदार होती है, वो उसके उपचुनाव, विधानसभा चुनाव अपने आधार पर मतदान करती है और लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों पर और देश को कौन नेतृत्व दे रहा है उसके आधार पर चुनाव करती है। तो उपचुनाव की हार और जीत से 2024 के चुनाव पर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं पड़ने वाला है। एक और संभावना पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर मान लीजिए जिस इंडिया गठबंधन की हम बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत मजबूत दिख रहा है, अगर चुनाव हार जाता है ये गठबंधन या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां पर हार जाते हैं, तो प्रारूप क्या होगा? क्या आपको लगता है फिर इंडिया गठबंधन में कुछ और बदलाव देखने को मिलेंगे, रणनीति में बदलाव देखने को मिलेंगे? क्या ये बदलाव स्वीकार करने को ये गठबंधन तैयार होगा, क्योंकि अब तो चुनाव बहुत नजदीक है सर? हाँ बिल्कुल, तब ये समीक्षा की बात होगी इंडिया गठबंधन के लिए। अगर आप जो प्रश्न रख रहे हैं कि वो अगर हार जाता है तो इसका मतलब है कि अंक गणित और केमिस्ट्री में तालमेल नहीं बैठा है। तो अंक गणित तो इकट्ठा हुआ, लेकिन उस हिसाब से केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं और प्रभावित करने वाली स्थितियां जो अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं वो अनुकूल नहीं रहे इंडिया गठबंधन के, हम इसको ऐसा मानते हैं। तब इस पर बात करनी होगी कि केवल गठजोड़ काफ़ी नहीं है,
फिर मुद्दों से और जनता के मुद्दों को उठाने में हम कितना कामयाब रहे वहाँ पर बात जाएगी। तब उससे भी सीख ली जा सकती है कि केवल एकजुट होना काफ़ी नहीं है, एकजुट होने के साथ साथ जनता के मुद्दों को उठाना और उससे जुड़े रहना, इसके बगैर चुनाव ये इसलिए पूछा मैंने आपसे क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी तक जब अगर अलग अलग भी उन नेताओं से बात की जाए, जिस तरीके से बीजेपी से के नेताओं से बात कीजिए तो एक विजन दिखता है। वो चाहे जो तमाम चीज़ें गिना दें, उसी से गिना दें, वन नेशन वन इलेक्शन गिना दें, इसके अलावा भी तमाम दूसरी चीज़ें जो प्रधानमंत्री के कई सारे विजन हैं उस शामिल हैं। अभी तक इन नेताओं से अगर बात की जाए, गठबंधन बन गया, एकजुट हो रहे हैं, सीट शेयरिंग पर बात करेंगे, उस तरह के मुद्दों पर बात ही आगे नहीं जाती। देखिए, विज़न की बात जो सत्ता में होते हैं उनके साथ आसानी होती है, और कोई भी जब कभी भी आपने सर्वेस भी देखे होंगे तो किसी प्रधानमंत्री जो इनकम्बेंट है उसके लिए हमेशा वोट प्रतिशत ज़्यादा रहता है, लोकप्रियता का ग्राफ ज़्यादा रहता है। इवन मनमोहन सिंह जी जब चुनाव हार रहे थे तब भी लोकप्रियता का ग्राफ उनका ऊंचा था। तो इसलिए उस चीज़ को हम एक अलग रखें, और विज़न हम मानते हैं कि सत्ताधारी दल के ही पास विज़न होता है। नहीं, विपक्ष में चूँकि बिखराव होता है, विपक्ष नाम ही होता है बिखराव का, तो उनके विज़न को हम फोकल तरीके से देख नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते। लेकिन एक विज़न ही तो है जिसके तहत इंडिया गठबंधन इकट्ठा हुआ है। ये विज़न आप बोल सकते हैं कि सरकार की नाकामयाबी का विज़न है, या जो सरकार विज़न पेश कर रही है उसकी नाकामयाबी के समांतर एक विज़न खड़ा किया गया है कि आर्थिक मोर्चे पर, सामाजिक मोर्चे पर, सांप्रदायिकता के मोर्चे पर, दूसरे तमाम मोर्चे पर, या संघीय ढांचे पर जो खतरा बोल करके है, इन सब के आधार पर अगर ये दल इकट्ठा हुए हैं तो ये भी एक विज़न है। और हम तो मानते हैं जैसे राहुल गांधी ने यूक्रेन और रूस के पॉलिसी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समर्थन किया। मुझे याद आता है कि इकलौता ऐसा मुद्दा है जिसमें राहुल गांधी ने समर्थन किया हो नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, तो ये भी एक विज़न है। तो विज़न है। कांग्रेस तो विदाउट विज़न नहीं चली, इतने सबसे ज़्यादा शासन करने वाली पार्टी रही है। जो लिबरलाइजेशन को कांग्रेस लेकर के आई उसी को तो बीजेपी बढ़ा रही है, कांग्रेस के ही विज़न को तो बीजेपी बढ़ा रही है। इसलिए विज़न कांग्रेस के पास है और उसके गिर्द इकट्ठा हुई पार्टियां हैं, वो उस विज़न के साथ अपने अपने विज़न को जोड़ करके बड़ा करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, चलिए, तो घोसी में उपचुनाव होने हैं। दोनों ही वरिष्ठ पत्रकारों को आपने सुना। जिस तरीके से समीर जी का कहना है कि कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी, और खुद प्रेम जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक लिटमस टेस्ट भी होगा ये उपचुनाव। लेकिन जहां तक हमें लगता है, बहुत सारे उपचुनाव पहले भी हमने देखे हैं, उपचुनावों के मुद्दे अलग होते हैं, और जब आम चुनाव में हम जाते हैं उस वक्त के मुद्दे, उस वक्त की परिस्थितियां सब बदल जाती हैं। नतीजे क्या होते हैं इस पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। लेकिन अभी घोसी उपचुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहमागहमी चरम पर है, और इससे जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए आप लगातार अमरउजाला.com पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।